अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है। लो जी बच्चों, हमने अपनी फिज़िक्स स्टार्ट की हुई है। उसका चौथा लेक्चर आज हमारा होगा और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा थर्मल एक्सपेंशन का, उसे हम पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें बेसिक आइडिया क्या था कि चीज़ें जब गर्म होती हैं उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, उससे चीज़ें फैलती हैं, गैस की शक्ल में जाती हैं, सॉलिड से लिक्विड की शक्ल में, देन गैस की शक्ल में, और फेज चेंजेस होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 10.3 और 10.4। 10.3 में उसने फेज चेंज का बताया हुआ है कि जो मैटर है वो अपनी शक्ल को चेंज करता है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। ये जो एनर्जी हम उसको दे रहे होते हैं या उससे एनर्जी ले रहे होते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी होता है ना, वापसी का अमल भी होता है कि गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड, और जब उसको हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड जाता है और फिर लिक्विड से जो है वो गैस की शक्ल में भी चला जाता है। तो ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो ये फेज चेंज बेसिकली उस तरह से उसमें आ जाता है। और साथ दूसरा कंसेप्ट हमारा इवेपोरेशन का, उसको हमने पढ़ना है। ये एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो हम केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टार्ट की हुई हैं, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वो एक लेक्चर बनाया है ना, तो वो सारे बातें जो वही हैं जो यहाँ पे मौजूद है। तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। देखें इसका टाइटल, ये जो दो टॉपिक्स हैं इनका टाइटल उसने क्या दिया है, थर्मल फिजिक्स। ज़ाहिर थर्मल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। थर्मल मतलब हीट एंड द मैकेनिक्स ऑफ स्टेट चेंज, और स्टेट जो है उसमें क्या तब्दीली आती है, ठीक है। स्टेट चेंज, स्टेट जो हालत है उसकी, जो सामने है चीज़, ठीक है, सॉलिड की शक्ल है या लिक्विड की शक्ल है या गैस की, तो जो सामने शक्ल होती है उसको स्टेट कहते हैं। तो स्टेट में तब्दीली क्या आती है, तो चले इसको शुरू करते हैं। सो देखें ये पहली स्लाइड है हमारी, और इसमें देखें बड़ी बेसिक सी चीज़ दोनों तस्वीरों में दिखाई हुई है कि जो पहली तस्वीर है हमारी, ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या है कि उनके पास एनर्जी कम है, ठीक है। और वैसे भी ब्लू ब्लू दिखाया होता है ना, तो ब्लू वाले में विजुअली नज़र आ रहा होता है कि उसमें एनर्जी कम है। तो जब एनर्जी कम होती है तो उनके मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है ना वो हावी हो जाती हैं। क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑलवेज होती हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस, एक एटम की दूसरे एटम के साथ, तो वो होती है, वो एक दूसरे को खींच के रखती हैं, इसलिए वो चीज़ सॉलिड की शक्ल में होती है। लेकिन ये जो हीट होती है, जो बाहर से एक चीज़ आती है, वो उनको दूर करने की कोशिश करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो यही काम जो है वो दूसरी तरफ हो रहा है कि जब उन्हीं लोगों ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो उनकी जो एक्सप्लोजन है वो बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो यही नीचे देखें लिखा हुआ है, लूजिंग एनर्जी। जब एटम्स लूज करेंगे एनर्जी को तो नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी, और जब एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को तो फिर दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और देखें टाइटल भी हम यहाँ यही लिख रहे हैं, हिडन रूल क्या है, एनर्जी डिक्टेट्स मूवमेंट एंड स्पेसिंग। एनर्जी जो है वो डिक्टेट करती है कि कम एनर्जी है तो नज़दीक हो गए हैं, स्पेसिंग कम हो गई है, और ज़्यादा एनर्जी है तो उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा है, उनकी स्पेसिंग भी ज़्यादा है, एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी देखें वही बेसिक चीज़ है कि पहले देखें यहाँ पे स्टेट बताई भी है, और ये स्टेट मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे देखें सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, और उसी को हमने माइक्रो लेवल पे भी दिखाया हुआ है। माइक्रो लेवल मतलब कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेवल पे दिखाया हुआ है। तो सॉलिड के देखें प्रॉपर जो है वो बॉन्डिंग बनी हुई है, क्योंकि सॉलिड है, क्योंकि एनर्जी कम है, उसके एटम्स बिल्कुल पास पास हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर शक्ल की सूरत में मौजूद होते हैं, एनर्जी कम है, ये असल में हमें याद रखना है। लिक्विड वहाँ पे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, और जो प्रॉपर बॉन्डिंग थी वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। और गैस की शक्ल में अगेन चूँकि वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये पार्टिकल सेपरेशन के फॉर्म में भी हम दिखाया हुआ है कि पार्टिकल्स किस किस तरह से दूर होते जाते हैं, सॉलिड में नज़दीक हैं, लिक्विड में थोड़ा सा फैल गए हैं, और जो गैस है उसमें ज़ाहिर दूर दूर चले गए हैं। और ये साथ रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन, कि उनकी थर्मल एक्सपेंशन कितनी है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब हीट की वजह से एक्सपेंशन, फैलाहट, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वो चीज़ कितना फैलती है। तो सॉलिड जो है वो कितना का फैलेगा, ज़ाहिर देखें कि थोड़ा सा है, और लिक्विड जो है और ज़्यादा है, और ये जो हमारी गैसेस हैं वो ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन को शो कराती हैं। अब यहाँ पे देखें इस स्लाइड में प्रॉपर उसने जो है ना वो फेज़ की चेंजेस दिखाई हुई हैं।
अब देखें सॉलिड है, सॉलिड से मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। वैसे तो काम सीधा सा है, लेकिन ये इसको देख लें। सॉलिड से मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो मेल्टिंग होने के बाद वो किस में आ जाती है, लिक्विड, मेटल की शक्ल में आ जाती है। फिर लिक्विड से उसको बॉइलिंग होती है और बॉइलिंग के बाद वो गैस की शक्ल में आ जाती है। तो फेज चेंजेस और उनके नाम याद रखना कि मेल्टिंग से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को बॉयल करेंगे तो गैस बन रही है, और गैस से जब आप रिवर्स प्रोसेस में आते हैं और गैस से लिक्विड बनाते हैं तो वो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। ये नाम हमें याद करने होते हैं। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड की शक्ल में वापस आना और लिक्विड से फिर वापस सॉलिड की शक्ल में आना, तो वो सॉलिडिफाइंग प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये नाम हमें याद रखने हैं। मेल्टिंग है, बॉइलिंग है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब आप रिवर्स आते हैं तो कंडेंसेशन है और सॉलिडिफिकेशन है। तो ये चीज़ें, और ये क्यों हो रही हैं ये साथ हमने याद रखना है। हीट की वजह से, जब आप हीट दे रहे हैं तो फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जब आप उससे हीट वापस ले रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो आप हावी होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वहाँ पे जो है आप रिवर्स प्रोसेस की तरफ आते हैं, कंडेंसेशन होती है और सॉलिडिफिकेशन होती है। तो ये सारे का सारा फेज चेंज, ये फेज चेंज को आपने याद रखना है। ये केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा कंसेप्ट था कि जी बॉइलिंग क्या है और इवेपोरेशन क्या है, ये केमिस्ट्री के अंदर हमने बहुत तफसील से पढ़ा है। उसके फर्स्ट लेक्चर में, के शायद दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ा है, और ये बड़ा सिंपल है। बॉइलिंग क्या है कि बॉइलिंग में पानी को आपको एक खास टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ता है। फिर उस लेवल पे जब ले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लेवल पे, तो तब क्या होता है कि उसकी हर जगह से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर जगह से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो हमारी इवेपोरेशन है वो सिर्फ सतह के लेवल पे ऊपर होती है, बिल्कुल ऊपर वाले लेवल से। और इवेपोरेशन बेसिकली है क्या कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस लिक्विड में से बाहर निकल जाएं। लिक्विड में से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का निकल जाना, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, तो वो हाई एनर्जी यानी कि गर्म चीज़ें, हाई एनर्जी चीज़ें वो अंदर से निकल जाती हैं। तो ये इवेपोरेशन में सिर्फ ये ऊपर वाले लेवल पे ये काम हो रहा होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग वो जो पूरा आपका लिक्विड है उसकी हर जगह से वो हो रहा होता है। इसीलिए यहाँ पे बबल्स बनते हैं। बबल बनने का मतलब ही यही है कि इस जगह से जब वो गैस बन जानी है और उसने बाहर निकलना है, तो यहाँ पे एस्केप की जगह ही नहीं है। तो एस्केप तो उसने सतह से ही होना है ना, ऊपर से, इधर इस साइड से तो बंद है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए वो बबल्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो ये बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में फ़र्क है। देखें, इवेपोरेशन में लिख रहा है अ नेचुरल सरफेस प्रोसेस, ये सरफेस के ऊपर होता है और नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पे हर जगह मौजूद है, हो रहा है। जहाँ पे भी आप पानी खुला रख देंगे, पानी की एग्जांपल ले लें, तो उसकी सतह के ऊपर से वेपर्स बाहर निकलते रहेंगे। तो नेचुरल सरफेस प्रोसेस अकरिंग एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये हो रहा होता है विदाउट एन एक्सटर्नल हीट सोर्स, उसको बाहर से गर्माहट नहीं देनी पड़ती। ठीक है ना, ये भी फ़र्क है दोनों में। बॉइलिंग में आपको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ता है, लेकिन उसी के अपोजिट यहाँ पे ये है, रिक्वायर्स हीटिंग द एंटायर लिक्विड वॉल्यूम टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, एक खास टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ता है। जैसे हमारा पानी है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएं तो फिर वो बॉइलिंग होती है। तो देखें, इवेपोरेशन की डेफिनेशन भी ऊपर है, ये याद करनी है हमने। इवेपोरेशन इज अ सरफेस लेवल फिनोमिना, सरफेस के लेवल पे फिनोमेना होता है, वेयर ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनमें एनर्जी सबसे ज्यादा है, एस्केप द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज से बाहर निकल जाते हैं, गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि इनकी आपस में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो तो मौजूद है, वो खींच के रखना चाह रही होती हैं, लेकिन चंद को टकरे लग लग के मॉलिक्यूल्स को उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से ज़्यादा ताकत हो जाती है उनमें, और इस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी इवेपोरेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमें याद भी करने हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी ये जो इवेपोरेशन है इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, दो चीज़ें पूछ ले, और अगर सारी की सारी 6 चीज़ें पूछ रहा है तो फिर वो लॉन्ग बन जाता है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। अब पहली क्या है, टेम्परेचर। अब सिंपल सा काम है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होती चली जाती है। गर्मियों में पानी जो है जल्दी सूख जाता है, तो ज़ाहिर है इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। इसी तरह आगे है सरफेस एरिया।
अब आपके पास गर्म चीज़ है, जैसे हम गर्म चाय पीने लगते हैं तो वो चूँकि ज़्यादा गर्म हो जाती है तो हम किसी पिर्च में डाल देते हैं, किसी प्लेट में डालते हैं, उसका ऊपर वाला जो एरिया है वो बढ़ जाता है। वो एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होती है और वो ज़्यादा ठंडी जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और उसके बाद ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी होता है कि एयर के अंदर, क्योंकि देखें लिक्विड ने एस्केप करके गैस की शक्ल से निकल के हवा के अंदर ही आना है, तो हवा के अंदर अगर पहले से वो पानी मौजूद है तो फिर जगह तो कम है ना पानी की, तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि ये जो इवेपोरेशन है वो कम होगी, क्योंकि हवा के अंदर पहले से पानी ज़्यादा मौजूद है। ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में पानी का ज़्यादा होना, ठीक है। तो अगर ह्यूमिड एयर है तो फिर इवेपोरेशन कम होगी, और अगर ड्राई एयर है, हवा में खुश्की है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो ये वाला है। और उसके बाद नेचर ऑफ द लिक्विड है कि लिक्विड कौन सा है, पानी और एक तरफ अल्कोहल, शराब जो है अल्कोहल या पेट्रोल जैसे है। पेट्रोल आप टैंकी का ढकना खोलें मोटरसाइकिल की तो वो आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो खोलते सारी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, आपका पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, ठीक है, हवा में चला जाता है। तो इवेपोरेशन एकदम से इतनी तेज़ पानी की कम होती है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन, क्योंकि उसमें फिर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आ जाएंगी ना, वो उनकी वीक होती होंगी, इस वजह से वो बाहर निकल जाते होंगे। फिर विंड की स्पीड है कि जिस जगह पे वो लिक्विड पड़ा हुआ है वहाँ पे हवा की स्पीड क्या है। अब हवा के, अब जैसे पानी रखा हुआ है आपने और उसके ऊपर से वेपर्स निकल रहे हैं तो उसके ऊपर आगे हुए हैं, तो हवा आएगी तो हवा उन वेपर्स को अगर आगे ले जाए तो वो जगह फिर बन जाएगी, तो वहाँ पे और वेपर्स इस आसानी के साथ आ जाएंगे। तो जितनी विंड की स्पीड तेज़ होगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। और लास्ट पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी मैंने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था कि अगर आप मरी में चले जाएं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि आप ऊंचाई पे चले गए ना, तो ऊंचाई पे जाके हवा का जो कॉलम आप पे प्रेशर डाल रहा है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ऊपर वाली हवा कम हो जाती है तो प्रेशर कम। तो जब प्रेशर कम है तो ईजिली इवेपोरेशन जो है वो ईजिली बाहर निकल जाएगी, गैसेस वगैरह, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर के कम होने से इवेपोरेशन बढ़ती है। सी लेवल पे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। लेकिन मरी पे चले जाएं तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन बड़ी स्पीडीली हो जाती है। तो ये 6 के 6 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करना है। और उसके बाद ना इनका यूजेस है कि ये जो इवेपोरेशन है कितना मज़ेदार कंसेप्ट है। ये देखिए उसने लिखा हुआ था आहा सिंथेसिस, एनर्जी फिल्टर कंसेप्ट। ये एनर्जी के फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट है। जैसे हमने किसी चीज़ को ठंडा करना है तो उसके जो गर्माहट वाले मालिक्यूल्स हैं अगर आप निकाल देते हैं बाहर तो पीछे जो है लो एनर्जी मालिक्यूल रह जाते हैं। तो जो लो एनर्जी मालिक्यूल हैं वो ठंडे होते हैं। तो पानी अगर आपने ठंडा पीना है तो वो मटके के कुज्जे के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, तो पीछे से आपको ठंडा पानी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा ज़बरदस्त, ये देखें उसने तस्वीर जो बनाई हुई है पूल का, मतलब कि जी अभी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, लिक्विड पानी पड़ा हुआ है और इसमें देखें ये जो रेड कलर वाला है, ऑरेंज वाला, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, येलो वाला दरमियानी एनर्जी है और जो ब्लू वाला है वो लोएस्ट एनर्जी वाला है। अब टकरे लग के इन्होंने ऊपर आते जाना है। तो जब ऊपर आते जाना है तो ये देखें तो जो दूसरी डायग्राम बनी हुई है इसमें देखें फिल्ट्रेशन हो गई। फिल्ट्रेशन यही कि जो रेड रेड है वो उठ के बाहर निकलते जा रहे हैं। अब बाहर तो निकलते जाएंगे तो जो पीछे रह जाएंगे उनकी एवरेज एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखें ये सिर्फ ब्लू वाले रह गए हैं और ये देखें थोड़ा सा ना ये लेवल नीचे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखें ऊपर दिखाया हुआ है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ऊपर दिखाया हुआ है। तो ये जो लेवल नीचे दिखाया हुआ मतलब कि इनकी एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कम है तो वो कूलिंग हो गई है, ठंडक हो गई है। इसी कूलिंग को हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग का ये प्रोसेस यूज़ होता है। हमारी बॉडी के ऊपर जो स्वेटिंग होती है वो पानी जो बाहर निकलता है पसीने की शक्ल में, तो पानी निकलता है तो अंदर की जो हमारी हीट है उसको बाहर निकाल देता है और हमारी बॉडी को ठंडा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आगे लिखी हुई हैं सारी। ये पानी वाला हमारा पसीने वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि पसीना किस तरह से हमारी बॉडी की हीट को जो है वो बाहर निकालता है। और ज़ाहिर है कि ये बायोलॉजिकल रेगुलेशन है टेम्परेचर की, कि अल्लाह ताला ने ही हमें ये एक प्रोसेस बना के दिया हुआ है कि अपने जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सके, ओवर हीटिंग जो है उससे बचा जा सके। और लास्ट में उसने जो हमें डायग्राम बना के दी हुई है बुक के अंदर रेफ्रिजरेटर की, तो ये मिसाल भी हमने देखनी और ये भी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने वो देखी हो ना फ्रिज, तो फ्रिज के बाहर कॉइल्स बने होते हैं, तो वो कॉइल्स क्या करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं। किस हीट को, जो अंदर
जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनकी हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला एरिया है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, करके उसको जो पाइपों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, और बाहर से वो जो बाहर वाले पाइप हैं फ्रिज के बाहर जो पीछे लगे होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उस हीट को डेसिपेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एनवायरनमेंट में भेज देते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर हो रहा होता है, और ये जो कंप्रेसर है उसी को रेगुलेट कर रहा होता है, उसको गैस को आगे भिजवा रहा होता है, और ये गैस इसके अंदर होती है जो ये प्रोसेस कर रही होती है, क्योंकि ये गैस अगर आपको पता है ख़त्म हो जाए तो फिर ये कंप्रेसर भी जलने का खदशा होता है, तो ये गैस भरवानी पड़ती है अगर ये गैस ख़त्म हो जाए, तो ये काम है। तो दैट्स इट जी, ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं बुक के अंदर किस तरह से है, और वहाँ से उसकी रीडिंग देखते हैं। अब ये देखें, ये 10.3 आपके पास टॉपिक है चेंज इन स्टेट, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट में जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, और ये सारी उसने ये देखें बताई हुई हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप जस्ट इसको रीड करें, रीड करने से आपको वही सारा कुछ पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको बताया। देखें ना, मेल्टिंग प्रोसेस है, फिर सॉलिडिफिकेशन है, ये वही बातें हैं। अब ये वही बात जो मैंने आपको कही थी कि इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है वो आपने ये वाली याद करनी है। याद करने के लिए अभी इतना आपने उतावले नहीं होना, क्योंकि ये ख़त्म होने दे रीडिंग, इसके बाद इंशाल्लाह इसके जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, इवन न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने करनी है। तो ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन यहाँ से प्रॉपर ये जो डेफिनेशन बनी हुई है इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रीडिंग करें, मैंने अभी आपको जैसे समझाया इसकी रीडिंग करें, कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा रट्टों से थोड़ा सा बाहर निकलना है हमने। और ये देखें जो साथ उसने बताया हुआ कि जी इवेपोरेशन की डेफिनेशन हो जाती है, और उसके साथ जो है उसके जो वो फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, एयर मूवमेंट यानी कि विंड की स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, नेचर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर, ये वही बातें हमने जो कर ली हुई हैं सारी की सारी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये ज़ाहिर है कि इनको हमें याद करना है, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको हमें याद करना होता है। और फिर वही बात कि इवेपोरेशन के ज़रिए से जो कूलिंग होती है उसका फ़ायदा हमें क्या मिल रहा होता है वो हमने पढ़ लिया, स्वेटिंग है, बाकी चीज़ें, ठीक है, वो सारी इसके अंदर एग्जांपल्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेटर की जो है एग्जांपल, आप देखें ना, रेफ्रिजरेटर में पहले ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब वो जो है एनवायरनमेंट के लिए नुकसान थे, क्योंकि जब ये एनवायरनमेंट में जाते थे, माहौल में जाते थे, तो ये जो हमारी ऑक्सीजन है, जो ओजोन की लेयर है ऊपर, उसको डिप्लीट करते थे, उसको ख़राब करते जा रहे थे। तो उसकी वजह पे फिर ये नया प्रोसेस हमने जो है वो यूज़ किया हुआ है। और ये देखें, ये वही डायग्राम है कि यहाँ पे जो जहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है उसका मतलब है यहाँ से हीट को बाहर रिलीज़ करना है, और बाहर रिलीज़ करके जो है उसको वापस अंदर भेज देना है, और अंदर से कूलिंग जो है वो होनी है। कूलिंग का मतलब ही यही है ना कि अंदर वाली चीज़ को ठंडा कैसे करना है, इसी तरह से करना है कि उसकी हीट को बाहर निकाल देना है, उसके जो गर्म मालिक्यूल्स हैं उनको बाहर निकाल देना, तो पीछे जो वो ठंडक वाला रह जाएंगे मालिक्यूल्स, तो इस तरह से ठंडक वहाँ क्रिएट हो जाती है। तो हीट का जो फ़र्क है ना उसको देखना है कि जो ज़्यादा हीट वाले मालिक्यूल्स हैं उनको बाहर, और लोअर वालों को अंदर, तो अंदर ठंडक हो जाती है। तो ये प्रोसेस है सारा। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एक लेक्चर और है रीडिंग का हमारा, ये 10.5 और 10.6, इसको करेंगे तो फिर आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।